गुफ्तगू सुन ली और अब मैं आपसे मेहमानों का तारुफ़ करवाऊंगी और इन्हीं मौज़ूआत पर जिनकी हमने बुनियाद रखी बात करेंगे। मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं इंजीनियर अज़हरुल इस्लाम ज़फ़र, वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं सदर पाकिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम हुमायूं इकबाल शामी, आपको भी वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद हैं तज़ीन अख्तर, उनको भी वेलकम कहते हैं। हम बात करेंगे जी हमारे जो मुमताज़ ताजिर हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने जो एक बात और की थी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एनर्जी की प्राइस और टैक्स के रेट्स ये भी और एनर्जी का क्राइसिस ये भी इन्वेस्टर्स को यहाँ लाने से रोकता है। तो मैं चूँकि चैम्बर के हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो इंजीनियर साहब आपसे पूछूंगी कि ये जो आरिफ हबीब ने कहा कि ये जो हमारे एनर्जी का क्राइसिस है, एनर्जी के प्राइस है और फिर हमारे यहाँ टैक्स के रेट्स हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा साहबा। एक तो जैसा कि आरिफ हबीब साहब ने भी कहा कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स जो चीज़ें रोक रही हैं, उनमें दो चीज़ों का तो उन्होंने ज़िक्र किया कि एक एनर्जी का क्राइसिस और दूसरा टैक्सेस, और ताकि रेशनलाइज टैक्सेस नहीं है हमारे मुल्क में ना। तो थर्ड हमारी सिक्योरिटी के जो सिचुएशन है वो भी रोक रही है। और सबसे ज़्यादा जिसको मैं समझता हूँ, मे बी आरिफ हबीब साहब ने किसी वजह से उसका जिक्र नहीं किया, कि हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है या हमारा जो लोकल बिजनेस है ना मैन है ना, जब तक आप उसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, जब तक आप उसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, अगर उसको FBI डराता रहेगा, उस पर आप टैक्सेस ज़्यादा लगाते रहेंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि जब आपका लोकल बिजनेसमैन सेटिस्फाइड नहीं है और आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपने अच्छा पॉइंट देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा आती है तो वो हमेशा B2B आती है। G2G इन्वेस्टमेंट तो अगर अल्लाह ना करे कोई हुकूमतों को कुछ हुआ तो वो तो इन्वेस्टमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मेरी अरबाब अख्तियार से SIFC से यही गुजारिश है कि आप पहले अपने लोकल इन्वेस्टर के तहफ़्फ़ुज़ात को भी देखें वो। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आपका लोकल इन्वेस्टर या लोकल आपका बिजनेसमैन सेटिस्फाइड होगा तो वो अपने पार्टनर बाहर से इन्वेस्टमेंट और पार्टनर ज़रूर ले आएगा, खुद ही ले आएगा। आपने की, मैं ये समझती हूँ कि ये अच्छा पॉइंट है, वो खुद ही ले आएगा। उसमें गवर्नमेंटों को इतनी तगोदो की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक सवाल के बाद शामी साहब के पास, आप समझते हैं कि इस वक्त जो लोकल इन्वेस्टर या लोकल बिजनेसमैन है उसकी सूरत हाल आपकी नज़र में क्या है? ये तो पिछले अभी मैं क्या कहूँ कि हम जिससे भी मिलते हैं, और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है इस वक्त कि हमारा लोकल बिजनेसमैन पिस ना रहा हो। अब सबसे बड़ी जो हमारी इंडस्ट्री थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में हमने पिछले कुछ सालों में हमारे लोगों ने बड़ा फ्लोरिश किया। और इंडस्ट्री आपकी कॉटन नहीं, ये एक मेन इंडस्ट्री थी ना कि जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है लेबर, और इवन के अपने इंजीनियर्स को भी और दूसरे सब लोगों को प्रोवाइड करती है। इस वक्त उस पे वो हाल है कि लोग इस प्रोफेशन को छोड़ रहे हैं। और आप देखें कि जब इतनी बेरोज़गारी आपकी मुल्क में हो जाएगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे ठीक हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों को तो उनके बच्चों के लिए खाना चाहिए, और उनको खाना तो चाहिए। बिल्कुल सही। रिहाइश के लिए जगह ना हो ओके, लेकिन रोटी तो उनको चाहिए। बिल्कुल। हुमायूं इकबाल शामी साहब, हुआ है ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल जो बता रहे हैं, ऐसे में जो हमारे जो ताजिर बरादरी है वो क्या करे, और अवाम वैसे पिस रही है। किसानों का आप हाल देख रहे हैं, गंदम की इन्होंने बात की कि ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते तो इंडिया से लें, तो यहाँ के जो आपने बात की थी ना कि लोकल इन्वेस्टर और लोकल बिजनेसमैन को देखें, उसकी हालत ख़राब है, तो आप फ़ॉरेन में कहाँ से लाएंगे इन्वेस्टर? तो आपका जो गंदम है, जो पैदा करने वाला किसान है, जो कपास पैदा करता था, उसको शुगर सस्ती लेके तो उधर लगा दिया और शुगर मिलें खड़ी कर दी, तो यहाँ के किसान की क्या हालत है? वही जो अभी तज़ीन भाई ने कहा ना जी, गंदम भारत से हम मंगवा सकते हैं, तो जो हम अपनी पैदा करते हैं वो कहाँ, जो हमारा किसान बेचारा पूरी इतनी मेहनत करके उसका पूरा ख़ानदान उसमें उसका बच्चा भी इन्वॉल्व होता है,
उसकी औरत भी इन्वॉल्व होती है और वो खुद भी इन्वॉल्व होता है, और इवन के उसका बूढ़ा बाप भी उसमें इन्वॉल्व होता है, उनके साथ पूरा खानदान मिलके मेहनत करता है उनके साथ। और आप अभी उनके साथ क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं ईद पे रहीम यार खां में था तो मैंने वहाँ अपने किसानों की हालत देखी और मैंने मार्केट में देखा कि उनकी गंदम किस भाव यानी रुल रही है। गवर्नमेंट, मैं ये ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि सिंध और पंजाब की गवर्नमेंट ने उसकी जो स्पोर्ट्स प्राइस 4,000 और 3,900 रख दी, लेकिन उस बेचारे किसान से तो गंदम आप 3,000 में ख़रीद रहे हैं। जब आपको पता था कि हमारी बम्पर क्रॉप होने वाली है, तो आपने गंदम इंपोर्ट क्यों की? ये तो फर्स्ट टाइम हमने सुना है कि जब आपकी गंदम मार्केट में आने वाली है, क्रॉप होने वाली है, और आप उस वक्त गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम वो कौम हैं जो पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर वही चीज़ इंपोर्ट करते हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ एक अजीब सा रवैया। अच्छा, इसकी मैं सबसे बड़ी वजह, लत पड़ गई, ये क्या हुआ? मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि जब तक हम दो चीज़ें नहीं करेंगे, हम जितनी मर्जी SIFC बना लें, हम जितना मर्जी थिंक टैंक बना लें, जब तक हम राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एंड राइट क्रॉप फॉर राइट एरिया के फार्मूले पे नहीं जाएंगे, हम किसी तरफ नहीं जा सकेंगे। हमारा कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी हमारा इदारा, हमारा किसान, सब ऐसे ही रुलते रहेंगे। अभी आप देखते हैं कि राइट एरिया में राइट क्रॉप नहीं है, यानी सही जगह कपास की जगह गन्ना उगाया जा रहा है। मैं रहीम यार खां से जनूबी पंजाब से हूँ, अपनी जरूरियात देखता है उस शहर का वडेरा कि मुझे गन्ना चाहिए तो वो गंदम की जगह गन्ना उगा रहा है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का कानून है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 4 से ज़्यादा शुगर मिलें नहीं लग सकती। रहीम यार खां डिस्ट्रिक्ट में 7 शुगर मिले हैं। किसने? मैंने तो नहीं लगाई ना। और वो डिस्ट्रिक्ट था जो यानी जनूबी पंजाब आपका कपास पैदा करने वाला था, आपकी टेक्सटाइल सारी उस पे डिपेंड करती थी और पूरा एरिया था। तो फिर आप लोगों ने है कि ये जो हमारे वडेरे हैं, हमारे सियासतदान, हुक्मरान हैं, ये सारे अपने मुफादात पे, मिट्टी पे भी इन्होंने सौदाबाजी कर ली। देखें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे, सॉरी टू से, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे अदारों के हेड्स, हमारे अदारों के जो ऑफिशियल्स हैं, आप ये देखें अदारा नुकसान में है लेकिन ऑफिशियल जो है अरबपति है, तो सारी, ठीक है। और मुल्क जो है वो डाउनफॉल है, उसकी GDP ग्रोथ हो नहीं रही, और हमारे हर पॉलिटिशियन की जो अपनी एसेट्स हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं। मैं अब शामी साहब से पूछूंगी ना, आप जरा माशी इस्तेमाल का फार्मूला तो बताए ना। तो देखें जब तक, लेकिन वो देखें जब तक हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट से निकल के नेशनल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान को इससे, मैं तो अगर हम इसी फार्मूले पे रहे जो आज चल रहा है, तो मैं तो पाकिस्तान को इससे भी बुरी हालत में देख रहा हूँ। शामी साहब, ये वो है, लेकिन एक ज़माने में पाकिस्तान बनने के बाद अभी इन बातों पे, चूँकि आपका एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ है, रहीम यार खान जाते हैं, इन चीज़ों को टेक्निकली हमसे बेहतर समझते हैं। मैं चाहूँगी आप पॉइंट दे, फिर मैं तज़ीन की तरफ जाऊँगी। देखें शामी साहब, मैं आपके साथ इस चीज़ पे, छोटी छोटी लैंड पे किसान खुशहाल था, छोटी सी गंदम फसलें, गुड़ आ रहा है, वो अपने घर में उसकी इज्जत थी, वो कोई शादी ब्याह में जाता था तो किसान निकलता था, वो सारा खत्म कर दिया। तज़ीन भाई, अपना सॉरी शामी साहब, हम तो देसी घी, शामी साहब देखें, कारपोरेट फार्मिंग हल हम जैसी इकोनॉमी में, जहाँ के आपका 60 से 70% इस पे डिपेंड कर रहा है आपकी पूरी अपना आबादी का, तो आप इसको कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप और ज़्यादा बेरोज़गार पैदा करना चाह रहे हैं। देखें कुछ चीज़ें, देखें हर एरिया की, देखें ओके, दिस कैन बी ए गुड सोल्यूशन इन डिफरेंट कंट्रीज, ओके, यूरोप में तो हो सकता है, लेकिन हमने अपने एनवायरनमेंट को देखना है ना। हम 25 करोड़ की आबादी हैं, ठीक है, और 25 करोड़ में से 15 करोड़ जो ज़राअत से वाबस्ता है। इसका मतलब है आप कारपोरेट, हाँ, आप ये ज़रूर कहें कि नहीं यार, हम अपने फार्मर को ट्रेंड करें, उनको हम फ्री इक्विपमेंट दें, हम उनको
देखें हम उनको ये तरीके सिखाएं कि यार हाउ वी कैन यूज एफिशिएंट वाटरिंग। देखें ये तो हम करें हम, लेकिन हम अगर ये कहते हैं कि ओके हम ये करेंगे कि कॉर्पोरेट फार्मिंग में हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी जैसी कौम या हमारा जैसा मुल्क ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, आप करके देख लें आपको इसके ज़रूरी इस्लाहात हाँ वो उस पर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। एक ज़माने में जब एक अभी कुछ एकड़ की बात हुई ना कि इतनी एकड़ ज़मीन है तो उसका क्या फ़ायदा, किसी ज़माने में हमारे यहाँ चूँकि हम लोग एक कल्चर से निकले जिसमें छोटा किसान, कॉटेज इंडस्ट्री, मोची बैठे हुए हैं तो उनका इतना खूबसूरत मियाँ वाली में अभी भी इतना अच्छा जूता मिलता है, तो वो सारे फिर जो सिंध में कढ़ाइयाँ हो रही हैं, बलोची कढ़ाइयाँ, उनसे हम निकल ही आए। हम कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ बदले कि हमें फिर वो किसान भी याद नहीं रहा जिसकी छोटी सी जगह चंद एकड़ ज़मीन थी और वो खुशहाल था। ऐसा होता था, आज भी है। आज भी वो किसान जो कि अगर 5 एकड़ की काश्त कर रहा है और वो मॉडर्न तरीके से कर रहा है, मॉडर्न बीज और वो उसी हिसाब से कर रहा है, वो आज भी खुशहाल है। अच्छा, ठीक है। वो आज भी 1 एकड़ से 5 लाख रुपया कमा रहा है। जिसमें पर इन्होंने भी बात की कि हम बात कर रहे हैं कि किस अंदाज से मुल्क माशी तरक्की में आए, सियासी इस्तेकाम में आए, और जिस गड़े में हम बज़ाहिर नहीं भी इतना इजहार कर रहे, लेकिन अभी हम 4 लोग समझ रहे हैं कि हमारे डिफरेंट तरह के मसाइल पर बात करें कि ये मौजूद हैं। तो फिर इसमें ज़रूरी इस्लाहात को भी समझते हैं कि ये भी अगर हों तो कुछ पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, चीज़ें बेहतर होती हैं। और देखिए ज़रिए इस्लाहात से तो चीज़ें हमेशा बेहतर ही हुई हैं जिन मुल्कों ने की हैं। हमारे यहाँ क्या इंडिया ने किया, फिर मैं वही कहूँगा कि उसने तो 12.5 एकड़ का किया ना, वो तो कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ नहीं गया ना। आज भी वहाँ जो वही फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ भी आप मैं एक हद तक चलें, इनकी बात मैं शामी साहब की मान लेता हूँ। आप मिनिमम ये कर दें कि 25 एकड़ का आप कर लें, 12.5 एकड़ कर लें, यानी मेरे हिसाब से 12.5 एकड़ या अगर एक मॉडर्न तरीके से, और मॉडर्न तरीके से देखें। अभी आप देखें अगर मुख्तलिफ मुल्क पुराने नहीं ये बात भी नहीं है, ये बात मैं इस पे भी एग्री नहीं करता। देखें आज कोई बंदा इससे बैल से हल नहीं चलाता, सब ट्रैक्टर से चलाते हैं, ठीक है। आज कोई बंदा यानी थ्रेशर यूज़ करता है, कोई वो पुराने तरीके नहीं इस्तेमाल करता है। इवन कि अब लोग इस दफ़ा मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने हार्वेस्टर यूज़ किया है, वो थ्रेशर से भी बाहर निकल गए हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखें जब तक एक के पास मॉडर्न के लिए मशीनरी के लिए उसको सस्ती मशीनरी नहीं मिलेगी, उसको सस्ता कोई वो यानी मॉडर्न वाटरिंग का निज़ाम उसको सस्ता नहीं मिलेगा, तो वो बेचारा क्या करेगा। तो इसीलिए ये एक्चुअली हुकूमतों का काम होता है कि अपने बिजनेसमैन को, अपने फार्मर को सहूलतें दें, और फिर उससे अब हमारा किसान की बदकिस्मती तो ये है कि वो बेचारा फसल ले भी यानी उठा भी लेता है तो वो मार्केट में उसको प्राइस ही नहीं मिलती उसकी। अच्छा, तो वो क्या करे। हुकूमतों से जब हम कहते हैं हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस इतना है, बिजली और गैस के प्राइसेस आपको पता है क्या, एक आम आदमी की भी चीखें निकल गई हैं, तो ऐसे में किसान क्या होगा और फिर आपके इन्वेस्टर्स क्या होंगे। तो हुकूमत इन बातों पर, इन हालात में अगर आपके जहन में आए कि हुकूमत ये वाली या आने वाली या जो भी वक्तों में कुछ करें तो क्या करना चाहिए, क्या जहन में आता है कि सोलर ट्यूबवेल भी सोलर पे चलाएं किसानों। सर किसान के पास पैसा ही नहीं है, उसको रोटी के लिए पैसे नहीं बच रहे, आप कहते हैं सोलर लगा लो। हमारे ताजिर बरादरी पे आ जाए ना, और फिर देखिए हर एरिया में हम ज्यादा आगे, तो अब इस पर आ जाएं। अच्छा, मैं अभी बात हो रही थी वही आपकी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की और उसकी, मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और बचाना है, तो हम सबसे पहले तो मिसाक जमहूरियत करें, सारी जमातें बैठ जाएं। देखें सारी जमातें बैठें, फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, ठीक है, और ये डिसाइड करें कि फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर हमारी पॉलिसी ये होगी। और उसके लिए देखें आप एक टाइम भी तय कर सकते हैं। ओके, ये हुकूमत 2 साल चलेगी, अर्ली इलेक्शन की तरफ भी देखें के दबाव में ये बात सवाल क्लिक कर देखें। मिसाल के जमहूरियत पहले भी हो चुका, उसमें 2 एक ही है कि मैं और हम 4
हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम एक जगह पर कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन क्या वो उसकी बेस क्या होगी कि हमारे मुश्तरका मुफादात क्या हैं, उनको टिक करें और उनके मुताबिक या ये कि मैंने इतनी करप्शन की थी तो मैं ये वादा करूं कि मैं आइंदा नहीं करूंगी। नहीं, अब सारी बातें छोड़ दें, पुराना आप देखें हमें सारी पुरानी बातें भूल के आगे चलना पड़ेगा। जो भी किसी ने किया, लेकिन देखें एक चीज याद रखें, जब हमने आगे बढ़ना है ना तो हमें बहुत सारी चीज़ों से आंखें, लेकिन फिर ये होना चाहिए कि हमारा सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंडिविजुअल किसी पार्टी का किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं होगा, ये नेशनल इंटरेस्ट होगा। देखें फिर इसका मतलब है कि हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं ही नहीं। अगर हम नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं जा सकते, आप हर बंदा यहाँ, मैंने जब भी बात की है इस वक्त, क्या आप ये सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि हमारे सियासतदान हुक्मरान अभी तक का जो सामने नज़र आ रहा है वो नेशनल इंटरेस्ट पर कहीं है, फिर से अपने मुफादात पर आगे हूँ? देखें ओके, मैं कहता हूँ कि अब आगे कर लें। आपने जो कर लिया, जो इस मुल्क के साथ करना था कर दिया, लेकिन अब देखें कहीं से तो आगे बढ़ना है ना। मैं कहता हूँ ओके, स्टॉप एवरीथिंग। अब आप एक मिसाके जमहूरियत करें, सारी जमातें करें, उसके लिए आपको देखें हुकूमत को टाइम दें कुछ, लेकिन ये कंप्रोमाइज करके मे बी अर्ली इलेक्शन में जाके इस मुल्क को आगे लेके जाएं प्लीज। शामी साहब, इन्होंने कहा जी जब हम बात जोड़ते हैं ना